चैप्टर में जो सॉल्यूशन चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए बिलियन की परिभाषा क्या होती है। जो बिलियन होती है इसकी क्या परिभाषा होती है ना। तो जो बिलियन होता है यह एक समांगी मिश्रण होता है। यह एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, समांगी मिश्रण होता है। अब बात यह है कि समांगी मिश्रण जो है उसमें आप कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सा बिलियन समांगी है और कौन सा बिलियन विषमांगी है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले अपने को जानना होता है फेज के बारे में। क्या जानना होता है? फेज, फेज है ना, PHAS, फेज है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो फेज होता है ना, इसको आप कभी भी भौतिक अवस्था से कंफ्यूज मत करना, है ना। भौतिक अवस्था इससे बहुत अलग होती है, ठीक है। और जो फेज होता है वो अलग होता है। तो अब अपन बात करें फेज की कि फेज क्या होता है ना। तो फेज होता है फेज होता है किसी भी सिस्टम का ऐसा पार्ट जिससे आप यह पता करेंगे कि उस सिस्टम के अंदर कितने तरह की चीज़ें हैं, है ना। क्या क्या उस सिस्टम में है, आपको इस चीज़ का पता चले केवल देखने से। आपको उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है और ना ही उसके बारे में कोई रासायनिक अभिक्रिया जैसी चीज़ों को करवानी है, लेकिन आपको पता चले कि उसमें कितने चीज़ें मिली हुई हैं, उसको हम लोग कहते हैं फेज, है ना। जिसको हम लोग यांत्रिक रूप से पहचान सकते हैं, एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, यह कहलाता है फेज, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करें अगर फेज के बारे में, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लेट है ना। इस प्लेट में कुछ गोल्ड पार्टिकल्स, कुछ सिल्वर पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ सिल्वर पार्टिकल्स इस तरीके से रखे हों और कुछ कॉपर के भी पार्टिकल्स रखे हों, ठीक है, कुछ कॉपर के भी पार्टिकल्स रखे हों, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और आप इसको देखकर कह देंगे कि इसमें 3 प्रकार की चीज़ें रखी हुई है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। तो इसके लिए, इस सिस्टम के लिए फेज का मान होगा 3। फेज का मान कितना होगा? 3, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, किसकी बात करते हैं? स्टेनलेस स्टील, जानते होंगे आप लोग। जो स्टेनलेस स्टील होता है उससे ब्लेड बना होता है, ब्लेड समझते हैं ना, जो शेविंग करने में हम लोग यूज़ करते हैं, वही होता है ब्लेड। तो जो स्टेनलेस स्टील में मटेरियल यूज होता है वो होता है, सॉरी, जो ब्लेड में यूज होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होता है। उस मिश्र धातु में कितनी चीज़ें हैं, कितने प्रकार के धातु हैं और कौन कौन से अधातु हैं, आप यह कभी भी देखकर पता नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए फेज का मान हो जाएगा 1, फेज का मान हो जाएगा 1, है ना, फेज का मान हो जाएगा 1। दूसरी तरफ आप चलें, अगर अपन बात करें जल प्लस अल्कोहल, जल प्लस अल्कोहल की बात करें, अगर हम इन दोनों को मिला दें, तो मिलाने के बाद
अपने को कितना मटेरियल समझ में आएगा? मिलाने के बाद अपने को कितना मटेरियल समझ में आएगा बताइए? केवल एक मटेरियल, जिसके कारण हम लोग इसको कह पाते हैं कि इसका भी फेज का मान एक है, इसका भी फेज का मान एक है। ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि फेज के आधार पर किसी भी सिस्टम को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं। ठीक है। तो फेज के आधार पर किसी भी सिस्टम को हम लोग मुख्यतः दो भाग में बांट सकते हैं, है ना। ये आपको क्लियर हुआ कि एक फेज किसका होगा, एक से ज़्यादा फेज किसका होगा। तो इस तरीके से फेज के आधार पर कोई भी जो सिस्टम होगा वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है। फेज के आधार पर कोई भी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, है ना। उसमें एक होता है सिंगल फेज, है ना। सिंगल फेज का मतलब हुआ जिसका फेज एक है। और दूसरा होगा मल्टी फेज, जिसके फेज का मान दो है, जिसके फेज का मान बराबर दो है, या आप ऐसे कहिए एक से ज़्यादा है। अगर एक फेज का मान एक है तो सिंगल फेज सिस्टम, और फेज का मान एक से ज़्यादा है तो मल्टी फेज सिस्टम। तो इस प्रकार से अगर हम सिंगल फेज सिस्टम के बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है समांगी। क्या कहा जाता है? समांगी। और जो मल्टी फेज होते हैं इसको अपन बोलते हैं विषमांगी। ठीक है। तो एक समांगी सिस्टम हो गया और दूसरा विषमांगी सिस्टम हो गया। सिस्टम को हम लोग हिंदी में निकाय बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें तो हमारे पास एक समांगी सिस्टम हुआ और एक हमारे पास विषमांगी सिस्टम हुआ। तो जो अपना बिलियन है वो समांगी सिस्टम में आया, तो उसी को हम लोग बिलियन बोले जो समांगी है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बिलियन होगा यह हमेशा सिंगल फेज सिस्टम होगा। ठीक है। यह हमेशा सिंगल फेज सिस्टम होगा। ठीक है। और बच्चों देखो बात यह है कि अपन जो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखोगे। जिनको भी साउंड वगैरह की प्रॉब्लम आएगी वह थोड़ा सा हेडफोन वगैरह यूज करोगे। ठीक है। देखो मैं खुद ही हेडफोन लगा रखा हूँ, है ना, क्योंकि जो भी आवाज़ आप तक पहुँच रही है वह मुझे भी सुनना पड़ता है कि आखिर आप तक कैसी आवाज़ें पहुँच रही हैं। और अपने को इको से भी बचना पड़ता है, ये आवाज़ आपको दोबारा ना चला जाए, इसके लिए मैं हेडफोन लगाता हूँ। लेकिन जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ काफ़ी अच्छा खासा साउंड है अभी। इसके बावजूद भी अगर आप हेडफोन का यूज़ करोगे तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप सब लोग, सबसे पहली बात, आप लोग चैटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना। आपके जो भी चैट वगैरह होते हैं वो सब मैं देख रहा होता हूँ। आप हेडफोन लगाओ, ध्यान अपना बोर्ड पे लगाए रखो, और जो भी चीज़ें आपको बताई जाए आप उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो जो आपके चैट बॉक्स है ना, इसमें आप केवल डाउट लिखो, है ना। तो इसमें आप केवल और केवल डाउट लिखो, है ना। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों का मैसेज, वो बोल रहे हैं सुनाई तो दे रहा है दिखाई नहीं दे रहा है। तो बेटा जो नेटवर्क है ना वो सभी जगह एक जैसे नहीं होते हैं, वो कभी कभी कम ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत देखने में भी प्रॉब्लम आता है ना। लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखो, आपको दिखाई भी प्रॉपर देगा। ठीक है। और ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेक्चर के बीच में कभी कभार होगा, तो आप थोड़ा सुनने पर भी ध्यान दो। अगर आप अच्छे से सुन लोगे और एक कॉपी कलम निकाल के बैठो, आप जिस किसी भी चीज़ों को सुनते हो आप इसको लिखते जाओ, है ना। और जो नोट्स वगैरह, क्वेश्चन पेपर वगैरह, ये सारे तो आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं।
ठीक है। तो अब आप क्या करो कि इसको ना सुनने पे ध्यान दो, ठीक है। बजाय कि मतलब आप थोड़ा देखो, बेहतर है आप देखो भी, लेकिन जिस समय देखने में दिक्कत हो उस समय आप सुनने पे कंसंट्रेट करो, ठीक है बेटा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें देखो आगे अपन बढ़ेंगे कि जो भी समांगी और विषमांगी मिश्रण है इसको हम लोगों ने मूलतः फेज के आधार पर बांटा है। अगर फेज एक है तो उसको हमने बनाया सिंगल फेज सिस्टम, समांगी बनाया, और इसी को हम लोग बिलियन बोलते हैं, सिंगल फेज सिस्टम को, है ना। आपसे कभी कोई अगर बिलियन की परिभाषा पूछे आप एकदम सिंपल भाषा में उसको बोल सकते हो सिंगल फेज सिस्टम बिलियन होगा, ठीक है। और जो मल्टीफेज सिस्टम होगा वह विषमांगी होगा, और यह या तो कोलाइड होगा, या तो यह कोलाइड होगा, या तो यह सस्पेंशन होगा। कोलाइड, या एक तो कोलाइड होगा दूसरा सस्पेंशन होगा, है ना। इसके बारे में तो अपने को पृष्ठीय रसायन में पढ़ना है। इसके बारे में अपन जो भी बातें करेंगे वो अपन पृष्ठीय रसायन में करेंगे, ठीक है। तो अब अपन यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो अपन बात करेंगे यहाँ से आगे अगर अपन चलें तो अपने को बात करना है जो विलयन है उसका वर्गीकरण, है ना। विलयन का वर्गीकरण देखेंगे अपन। तो अब अपन बात करते हैं विलयन के वर्गीकरण का, ठीक है। विलयन के वर्गीकरण का देखो, इसमें एक काम और कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपका पूरा बोर्ड भर गया, है ना, मैंने बोर्ड लिखकर पूरे भर दिए हैं, और बीच में कहीं कहीं कभी मान लो नेटवर्क सही रहा और एकदम क्लियर आपको दिखने लगा, तो उस समय आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो तो फिर वही चीज़ें मैं पूरा बोल रहा हूँ और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनकर लिखने की कोशिश करो। मैं बहुत धीरे धीरे आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण, तो देखो किसी भी विलयन को वर्गीकृत करने के लिए कई प्रकार के आधार बनाए जाते हैं, ठीक है। कई प्रकार के आधार बनाए जाते हैं। तो उसमें जो अपन विलयन को वर्गीकृत करते हैं, अगर अपन सबसे पहले बात करें भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना। अब देखो किसी भी तरह के वर्गीकरण में जाओ, इसके पहले आप विलयन के अवयव को पता करो कि जो विलयन होते हैं उनके कितने अवयव होते हैं, उनका क्या क्या नाम होता है ना। तो देखो जो विलयन के अवयव होते उसको मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। विलयन के अवयव को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। उसमें एक होते हैं विलयन के अवयव में, एक का नाम होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक, ठीक है।
जो विलय होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जो विलायक होता है इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब जो विलय हुआ यह है घुलने वाला, है ना। जो घुलने वाला होता है उसको हम लोग विलय बोलते हैं, और जो घुलाने वाला होता है उसको हम लोग विलायक बोलते हैं। तो घुलने वाला हो गया आपका विलय और घुलाने वाला हो गया विलायक। ठीक है। तो इस प्रकार से जो विलयन के अवयव हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। लेकिन बात यह है कि जब हमें कोई भी विलयन दे दिया जाएगा तो हम कैसे पता करेंगे उसमें कौन से विलय हैं और कौन से विलायक हैं, है ना। तो देखिए विलयन के जो अवयव हैं विलय और विलायक, इनको पहचानने का तरीका होता है भौतिक अवस्था। क्या होता है? भौतिक अवस्था। अगर आप भौतिक अवस्था के आधार पर बात करोगे, ठीक है, अगर आप भौतिक अवस्था के आधार पर बात करोगे, ठीक है, अगर आप भौतिक अवस्था के आधार पर बात करते हो अगर आप भौतिक अवस्था के आधार पर बात करते हो तो जो विलायक होता है ना, यह किसी विलयन में अधिकतम मात्रा में होता है। पहली बात, यह अधिकतम मात्रा में होता है और यह कम मात्रा में होता है। यह कम मात्रा में होता है। कम का मतलब है विलायक से कम। इसका ये फर्स्ट पॉइंट, इसका ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है विलायक केवल एक ही हो सकता है ना। विलायक केवल एक ही हो सकता है। एक तरह के लिख लो यहाँ पे, केवल एक तरह के हो सकते हैं। लेकिन जो विलय है वह एक से ज़्यादा प्रकार का हो सकता है। ठीक है। विलय जो है यह एक से ज़्यादा प्रकार का हो सकता है। ठीक है, यह एक से ज़्यादा प्रकार का हो सकता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में मान लो दोनों में एक समानता बताऊं मैं, दोनों ही किसी भी प्रकार की भौतिक अवस्था में हो सकती है ना। अब यहां पर आप ध्यान दो कि चूंकि जो विलायक होता है वो काफी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जिसके कारण किसी भी विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है वह मूल रूप से विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि विलायक ठोस होगा तो विलयन भी ठोस होगा। ठीक है। और यदि विलायक द्रव होगा तो विलयन भी द्रव होगा। मतलब हम इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें पूछा जाए कि एक द्रव विलयन है, उसके विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो हम फटाक से कह देंगे द्रव होगी, है ना। उसकी द्रव होगी। द्रव विलयन के जो विलायक होते हैं वो हमेशा द्रव होते हैं। ठोस विलयन की जो विलायक होते हैं वो हमेशा ठोस होते हैं। और गैसीय विलयन के जो विलायक होते हैं ठीक उसी प्रकार वो हमेशा गैस होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझें कि जो भौतिक अवस्था के आधार पर बात किया गया है वह भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार का हुआ। एक तो हुआ ठोस विलयन, है ना, दूसरा हो गया द्रव विलयन और तीसरा हो गया गैसीय विलयन। एक द्रव विलयन हो गया, दूसरा ठोस विलयन हो गया और तीसरा गैसीय विलयन हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन की बात करते हैं और इसकी परिभाषा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसा विलयन जिसका विलायक ठोस हो वह कहलाएगा ठोस विलयन, और ऐसा विलयन जिसका विलायक द्रव हो वह कहलाएगा द्रव विलयन।
और ऐसा विलयन जिसका विलायक गैस हो वह कहलाएगा गैसीय विलयन। तो इस प्रकार से हम लोग विलयन को भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि इसका जो विलायक है इसका जो विलायक है वह ठोस है, इसका विलायक ठोस होगा, लेकिन इसके जो विलय होंगे वह ठोस, द्रव, गैस में से कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार द्रव विलयन का जो विलायक होगा यह होगा द्रव, और इसके विलय किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ठोस, द्रव, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। अब अगर अपन बात करें गैसीय विलयन की, तो इसका जो विलायक होगा वह होगा गैस, है ना। और फिर से मैं बता दूं थोड़ा सा, विलायक अपन बोल रहे हैं किसको, सॉल्वेंट को, है ना, विलायक बोला जा रहा है सॉल्वेंट को। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए हमने विलायक का यूज़ किया है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको पता होगा नीट में भी एक रूल है कि अगर हिंदी अंग्रेजी में आपको प्रॉब्लम हो तो अंग्रेजी को करेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो अपन ने सॉल्वेंट को विलायक का रखा है और विलय को सॉल्यूट का रखा है, तो थोड़ा सा इस बातों का आप ध्यान रखें। विलय को अपन ने का रखा है सॉल्यूट, ठीक है, मतलब सॉल्यूट को विलय। इसको जनरली ए से डिनोट किया जाता है सॉल्वेंट को, है ना, और इसको बी से डिनोट। अगर आप एनसीईआरटी की बातें करोगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसको 2 से डिनोट किया गया और इसको 1 से डिनोट किया गया है। ठीक है, इसको 1 से और उसको 2 से। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि जो गैसीय विलयन है, जो गैसीय विलयन है, इसके विलायक गैस है और इसका जो विलय होगा वह ठोस, द्रव और गैस होगा, ठोस, द्रव और गैस होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे सामने टोटल 9 टाइप के विलयन आ गए। भौतिक अवस्था के आधार पर तो ये 3 ही प्रकार के हैं, लेकिन अगर हम इनके कंपोजिशन को देखें, क्या देखें, कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब हो गया संगठन, किस में किसको मिलाया गया। उस आधार पर हम विलयन देखें तो विलयन 9 प्रकार के होंगे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए द्रव विलयन होगा, मतलब 3 प्रकार का। ठीक है, हम द्रव विलयन बनाने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों द्रव रख सकते हैं। सॉल्वेंट तो हमको हमेशा द्रव रखना है। अब बची बात सॉल्यूट की, तो जो सॉल्यूट होता है ना, उसको हम लोग ठोस, द्रव, गैस में से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यह वर्गीकरण जो था वो भौतिक अवस्था के आधार पर था, है ना। और अब हम बात करेंगे कि उसमें कितने प्रकार के अवयव हैं। कितने प्रकार के अवयव का मतलब आपको एक चीज़ तो बताया गया कि जो सॉल्यूट होगा वो हमेशा एक ही प्रकार का होगा, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो जो सॉल्वेंट होगा वो एक ही प्रकार का होगा और जो सॉल्यूट है वह कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगर बात करें कि सॉल्वेंट केवल एक प्रकार के सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है वह एक से ज़्यादा प्रकार के।
होते हैं। अब देखिए यहाँ जो आपको बताया जा रहा है एक से ज़्यादा प्रकार का, इसका मतलब देखिए आप जैसे मान लीजिए कि आपका सॉल्वेंट है पानी, ठीक है, आपका सॉल्वेंट क्या है, पानी, और जो सॉल्यूट है वो मान लीजिए शक्कर है, नींबू का रस है। तो दो प्रकार के हो गए, एक शक्कर हो गया, दूसरा नींबू रस हो गया। तीसरा मान लीजिए रसना मिला दिया आपने, तो अब कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के सॉल्यूट हो गए, और टोटल इनके 4 प्रकार के अभी अब हो गए। अब कहता है कि आपने जो भी सॉल्यूट यूज किया है ना, अगर हम इस सॉल्यूट का नेचर देखें, सॉल्यूट का अगर हम नेचर देखें, सॉल्यूट का नेचर अगर हम देखें तो सॉल्यूट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सॉल्यूट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। सॉल्यूट होते हैं 2 प्रकार के। तो सॉल्यूट होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। अगर हम नेचर के बेसिस पे बात करें तो सॉल्यूट के 2 प्रकार के नेचर होते हैं। एक होता है वोलाटाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्पशील, है ना, वाष्पशील। और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल, इसको बोलते हैं हम लोग अवाष्पशील, ठीक है। एक वोलाटाइल हो गया और दूसरा नॉन वोलाटाइल हो गया, है ना, वाष्पशील और अवाष्पशील, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ से कि जो वाष्पशील होता है वो क्या होता है, वाष्पशील का देखो इसके नाम में ही पता करो, जो आसानी से वाष्पीकृत हो जाए वो उसको बोलते हैं वाष्पशील, और जो आसानी से वाष्पशील ना हो उसको बोलते हैं अपन अवाष्पशील, ठीक है। इस प्रकार से अब आप सोचो थोड़ा सा यहाँ पे, अब सोचने की कोशिश करो कि जो भी वाष्पशील सॉल्यूट होगा, इसका यह मतलब हुआ कि जो उनके कण होंगे उनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा वो बहुत कमज़ोर होगा, जिसके कारण वो आसानी से ब्रेक डाउन होकर वाष्पीकृत हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा है वह अवाष्पशील है, मतलब वो आसानी से वर्गीकृत नहीं होगा, ठीक है, वो आसानी से वर्गीकृत नहीं होगा। अब अगर हम बात करें देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो वाष्पशील सॉल्यूट है, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल कमज़ोर होते हैं, जैसे वेंडर वाल बल जैसा कोई आकर्षण बल काम करेगा। और जो नॉन वोलेटाइल होते हैं अवाष्पशील, इसमें डायपोल या हाइड्रोजन बंध के जैसे आकर्षण बल काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से बात करें कि जो विलयन होता है, विलयन, यह एक तो होगा वाष्पशील विलय का विलयन, और दूसरा होगा
अवाष्पशील विलय का विलयन, अवाष्पशील विलय का विलयन, है ना। अब देखो बेटा, इसमें करना क्या है अपने को, कि जो अपन अनुसंख्यक गुण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अनुसंख्यक गुण, वहां अपने को 100% इसी को यूज करना है ना। 100% वहां पे यूज करेंगे अपन अवाष्पशील विलय का विलयन। और दूसरा जो अपन पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, वहां पर अपन यूज करेंगे वाष्पशील विलय का विलयन का। मतलब यहां पर कुल मिला के देखा जाए तो अवाष्पशील विलय का जो विलयन है, इसके बारे में अपने को ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है, इसकी अपने को ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात है, अगर हम देखो कुछ बच्चे का मैसेज मुझे मिल रहा है कि हम लोग फेज कैसे पहचानेंगे। तो बेटा अभी लेक्चर के लास्ट में मैं 5 मिनट बता दूंगा, है ना। फिर भी आपको नहीं आया तो आप मुझे मैसेज कर देना, अगले क्लास में आपको एकदम क्लियर करके बता दूंगा। अभी तो पहले अपन जो समझ रहे हैं उसको समझें, और अभी एक बार ये क्लियर कर लें इसका वर्गीकरण। तो अगले क्लास में हम लोग सांद्रता के बारे में बात करेंगे, और वहाँ से इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनना, सांख्यिक प्रश्न जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हम लोग उस तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन ये भी आते हैं, क्वेश्चन देखो भौतिक रसायन में सैद्धांतिक क्वेश्चन भी आते हैं और सांख्यिक क्वेश्चन भी आते हैं। सैद्धांतिक क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत आया तो इसके क्वेश्चन होते बहुत आसान है। निम्न में कौन से कथन सत्य हैं, निम्न में कौन से कथन असत्य हैं, है ना। और आपने देखना शुरू किया, आपसे पूछा कौन से कथन सत्य हैं, आपको 2-3 कथन सत्य लग गए, हो गया काम। आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं, अब वो क्वेश्चन नहीं बना सकते आप। तो इस प्रकार से हमें जो कंसेप्चुअल चीज़ें जो आप देखते हो, मैं चीज़ों को इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों को समझाता हूँ, तो और आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ के जरूर मैच करोगे, है ना। जब आप एनसीईआरटी से इसको मैच करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ लिखी होती है ना। तो एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ोगे सबसे पहली बात तो, है ना। और उसके बाद अपन जो भी आपको न्यूमेरिकल बनाना या जो भी आपको मैं बताऊंगा आप उसका प्रैक्टिस करोगे। फिर मैं बता रहा हूँ आपको लेक्चर सुनना है, ध्यान से लिखते जाना है सुनकर। मान लो अगर आपको जिस समय दिखा नहीं, आपने सुना और उसको लिख लिया, हर एक बातों को मैं 2-4 बार बोलूँगा, है ना। और फिर उसके ड्यूरेशन में कहीं भी आपको जब चीज़ें दिख जाए तो आप आसानी से दिख लो, क्योंकि वो नेटवर्क क्या होता है, आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है, तो इसके कारण प्रॉब्लम होती है। अभी आप जैसे देखो स्क्रीन काफ़ी साफ हो रखा होगा, है ना। अभी आपके समझ में अब चीज़ें अब आपको दिखने लगी होगी चीज़ें, है ना। बताओ दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है अब, है ना। करो मैसेज, तभी ना समझ में आएगा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब दिख रहे होंगे, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, और चीज़ें दिखेंगी ऐसा कुछ नहीं है ना। आप लिखते भी चलो, है ना। आप में से कितने लोग लिख रहे हो, मैसेज करो, कितने लोग लेक्चर सुन के लिख रहे हो, है ना। बताओ फटाफट कितने लोग लिख रहे हो, बताओ। झूठ मैसेज मत करना, क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ होती है ना बेटा। एग्जाम तो आप ही को देना है ना। ठीक है, समझ गया मैं, सब लिख रहे हो, है ना। तो अब आपको वापस लेक्चर पे लाऊं मैं। तो एक विलयन हो गया वाष्पशील विलय का, और दूसरा विलयन हो गया अवाष्पशील विलय का, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम आगे बढ़ें, देखो जो विलयन का वर्गीकरण होता है उसके कई आधार होते हैं। अब अभी आपने देखा कि जो आपने सॉल्यूट लिया उसमें आपने सॉल्यूट के नेचर देखे, सॉल्यूट के प्रकार देखे, सॉल्यूट की संख्या आपने देखा, है ना। कितने तरह के थे उसके प्रकार की संख्या, है ना। अब अगर हम यहाँ से बात करेंगे,
तो देखो बेटा, अब अपन बात करें, अगर इसको थोड़ा और समझें तो अपन बात करेंगे इसमें मेनली मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, या आप बोल दो आपेक्षिक मात्रा। आपेक्षिक मात्रा का मतलब हुआ कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना है। आपेक्षिक मात्रा के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे जो बिलियन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तनु बिलियन, तनु बिलियन होता है, और दूसरा होता है सांद्र बिलियन। एक होता है तनु बिलियन और दूसरा होता है सांद्र बिलियन। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो सॉल्वेंट होता है ना वो हमेशा विलियन में ज़्यादा होता है, लेकिन यदि वो बहुत ज़्यादा होता है, यदि सॉल्वेंट किसी विलियन में बहुत ज़्यादा होता है तो फिर हम उस विलियन को बोलते हैं तनु विलियन। मतलब सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा सॉल्यूट से, है ना, तो वो हो गया आपका तनु विलियन। और अगर सॉल्वेंट ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब आप समझ रहे हो ना, जिसको अपन बहुत ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, और कम तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, तो जो बहुत ज़्यादा नहीं होता है उस केस में हमें सांद्र विलियन प्राप्त होता है ना। और जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होते हैं वो तनु विलियन होता है। अब इसमें आप एक बात फिर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। अनुसंख्यक गुण जो आप पढ़ोगे, अनुसंख्यक गुण जो आपको बताए जाएंगे, ठीक है, अनुसंख्यक गुण, वहाँ पर आपको मेनली तनु विलियन का काम करना है ना। कुछ कुछ जगहों पर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, सांद्र विलियन की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस चैप्टर में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा तनु विलियन का ज़रूरत पड़ता है। अब यार एक बात समझो कि हमने यहाँ पर बात किया कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा होना चाहिए तो कितना ज़्यादा होना चाहिए? किसको अपन बहुत ज़्यादा बोलते हैं, है किसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा? तो भैया ध्यान रखना, कम से कम 10 गुना ज़्यादा हो। अगर 1 मोल आपके विलय है और 10 मोल विलायक है तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो तनु की। वैसे देखा गया है कि सामान्यतः जो एग्जाम्पल या जो भी प्रश्न आपकी किताबों में है उसमें तनु विलियन वाले में कम से कम 100 गुना का अंतर रखा गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। लेकिन जो दूसरे दूसरे चैप्टर होते हैं उसमें कई बार 10 गुना के अंतर से भी बताया गया है तनु विलियन को। तो आप चीज़ों को समझ रहे हो। एक तो आपका तनु विलियन हो गया, दूसरा सांद्र विलियन हो गया, एक आपका हो गया ठोस द्रव गैस। और ठोस द्रव गैस में जो द्रव विलियन है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर द्रव विलियन में हमें 3 प्रकार का केस देखना है। एक, जब द्रव में द्रव डिजॉल्व होगा, दूसरा जब द्रव में ठोस डिजॉल्व होगा, और द्रव में ठोस डिजॉल्व होगा, और तीसरा है जब द्रव में गैस डिजॉल्व होगा। और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी के बारे में कम ज़्यादा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें जो अगला वर्गीकरण है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें वर्गीकरण का अगला पॉइंट, तो देखो बेटा, इसमें एक तो होता है संतृप्त विलियन, एक होता है संतृप्त विलियन, है ना, और दूसरा होता है असंतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन, ठीक है। एक संतृप्त विलियन होता है और दूसरा होता है असंतृप्त विलियन। इसी को अपन अंग्रेजी में कहते हैं सैचुरेटेड। एक हो गया सैचुरेटेड और दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड, है ना। एक सैचुरेटेड विलियन और एक अनसैचुरेटेड विलियन।
सैचुरेटेड विलयन हम किसको कहते हैं और अनसैचुरेटेड विलयन हम किसको कहते हैं? देखो ये हम मेनली विलेयता के आधार पर बताया गया है, विलेयता के आधार पर बताया गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड विलयन है, जो सैचुरेटेड विलयन है उसमें आप और भी ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन जो असंतृप्त विलयन है इसमें आप और भी ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व कर पाओगे। तो इस प्रकार से देखा गया है कि संतृप्त विलयन वह है जिसमें हम लोग और भी सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, और अनसैचुरेटेड वह है जिसमें हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इन सब बातों में एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो विलयन संतृप्त है या असंतृप्त है, या एक टाइप इसमें और भी आते हैं, वैसे उसके यूज तो काफ़ी कम होते हैं, बाकी फिर भी समझ लो अति संतृप्त एक टाइप होता है इसका, अति संतृप्त। तो बेटा जो अति संतृप्त विलयन होते हैं ना, पहले आप संतृप्त असंतृप्त को समझोगे बहुत अच्छे से, तो अति संतृप्त भी आपको समझ में आ जाएगा। संतृप्त तो हो गया कि जिसमें आप घुला नहीं सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सॉल्यूट, संतृप्त विलयन में सॉल्यूट अधिकतम मात्रा में उपस्थित है, क्योंकि उसके बाद तो आप डिजॉल्व भी नहीं करा पाओगे। लेकिन असंतृप्त विलयन जो है उसमें हमेशा आप डिजॉल्व करा सकते हो, मतलब वो अपने अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करें अति संतृप्त का, अब समझो संतृप्त में तो ज़्यादा है, तो अति संतृप्त में क्या हुआ, अति तो उससे भी ज़्यादा हो गया ना। लेकिन अब बात है कि आप डिजॉल्व करोगे कैसे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखने के लिए मुख्यतः हमें ये देखना है कि जो अति संतृप्त विलयन है, या जो संतृप्त है, या जो असंतृप्त विलयन है, निश्चित रूप से हम इसको समझने में कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है अति संतृप्त के। अब देखो इसमें जो वह इंपॉर्टेंट बात है वह है ताप। ताप है ना, बड़ा आसानी से आप इसको समझो। आप एक गिलास पानी ले लो और उसमें शक्कर को घुला कर देखो। ठीक है, आप एक गिलास पानी लो और उसमें शक्कर को घुलाओ। एक ऐसा समय होगा कि उसको जितना अधिकतम मात्रा घुलाना होगा वो घुला चुका होगा और उसके बाद उसमें घुलना बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद आप क्या करो कि जब घुलना बंद हो जाए ना, तो उस विलयन को थोड़ा गर्म कर लो, मतलब उसके ताप को बढ़ा दो। उसके ताप को क्या करो, अपने आप आपने जितना घुला रखा है ना उससे ज़्यादा अब उसमें घुलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब जैसे ही वो घुलना शुरू होगा तो जैसे ही वो घुलना शुरू होगा, तो अब आप क्या करो कि जब आपने ताप बढ़ाकर सबसे पहले तो ज़्यादा मात्रा उसका घुला लिया, अब आप क्या करो कि उसको वापस कमरे के ताप पे रख दो। तो विलयन एकदम से तो ठंडा होगा नहीं, जब तक वह कमरे के ताप पर नहीं पहुंचा है तब तक वह अति संतृप्त बना हुआ रहेगा। और इस तरह का कोई भी डिटेल्स कंसेप्ट अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए बेटा इस पर आप ज़्यादा दिमाग मत खपाओ अति संतृप्त पे, है ना। जहाँ तक बात है संतृप्त असंतृप्त की, तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आप एक गिलास पानी लो, है ना, आप एक गिलास पानी ले लो। ठीक है, और आप एक गिलास पानी लेने के बाद इसको एक फिक्स कमरे के ताप पे रख दो और इसमें थोड़ा थोड़ा शक्कर डाल के बारी बारी से घुलाते रहो। ठीक है, इसमें आप शक्कर बार बार डाल के घुलाते रहो। एक ऐसा समय आएगा कि इसमें घुलना बंद हो जाएगा। जैसे ही घुलना बंद हुआ संतृप्त, और उसके पहले हमेशा असंतृप्त। बोलो अब समझ में आया, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त। असंतृप्त समझ में आया क्या अब आपको? कोई भी विलयन जिसमें अपने अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में,
अपने अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में यदि यदि सॉल्यूट घुला हुआ है तो वह असंतृप्त है, और यदि अधिकतम मात्रा में घुला हुआ है तो संतृप्त है। यही होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और जहाँ तक बातें हैं अति संतृप्त की, तो इसमें क्या होता है कि संतृप्त विलयन बनाने के बाद उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, वह घुलाते हैं, फिर उसको कमरे के ताप पर रख दिया जाता है। ठंडा होने के पहले तक वह अति संतृप्त विलयन बना होता है। अब बताओ किसको किसको समझ में आया, बताओ फटाफट, करो मैसेज। संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त में किसी को दिक्कत है तो फटाक से वह मैसेज करो सबसे पहले। अगर किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो मैसेज करो भाई, और कोई दिक्कत नहीं है तो अपन आगे चलेंगे, है ना। इस तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ते रहो बेटा, है ना। बोर्ड नहीं दिख रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें आपको पढ़ाई हुई है, रिवीजन चल रहा है। हाँ, लेकिन ये बात है कि दिखना आपको चाहिए, है ना। लेकिन भाई साहब भारत में लॉकडाउन भी है ना। हमारे पास जितनी चीज़ें हैं, जितनी सुविधाएं हैं, हम केवल उसी से काम चला रहे हैं, है ना। तो अब ज़्यादा तो हम आपके डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जितनी चीज़ें हमारे पास हैं और उससे जो हम आपको बेस्ट दे सकते हैं वो आपको हम देंगे, है ना। हम दूसरे लोगों की तरह आपसे ठगने की कोई बात नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग ठगने के लिए बैठे हुए बाज़ार में, है ना। तो थोड़ा सा भैया धोखेबाजों से सावधान, है ना। धोखेबाजों से सावधान रहना, है ना। कंसेप्ट भी होता है केमिस्ट्री में, अपने केमिस्ट्री में कंसेप्ट भी होता है धोखेबाज से सावधान, है ना। ऑर्गेनिक की रिवीजन जब मैं कराऊंगा तो वहाँ कंसेप्ट आएगा धोखेबाज से सावधान, है ना। फिलहाल अपन बात करें थोड़ा सा आगे। अब अगर हम बात करें, देखो एक वर्गीकरण और होता है। अब एक यहाँ पर वर्गीकरण क्या है कि एक होता है आदर्श विलयन और एक होता है अनादर्श विलयन। इसको हम लोग बहुत डिटेल्स में राउल्ट के नियम में देख लेंगे, ठीक है। आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, विलयन से संबंधित बातों को हम लोग बहुत डिटेल्स में कर लेंगे राउल्ट के नियम में। अब बेहतर होगा कि हम लोग थोड़ा सा सांद्रता के तरफ चलें। किसके तरफ? सांद्रता के तरफ, विलयन की सांद्रता। और यही वह जगह होगा जहां पर हम आपसे बात करेंगे मोल कंसेप्ट के बेसिक के बारे में भी। तो आप तैयार रहना, पूरी मोल सिखाऊंगा मैं यहाँ पे, है ना। जिसको मोल आता होगा वो पढ़ के तैयार रहना, और जिसको नहीं आता होगा सुनने के लिए तैयार रहना। फिर मैं बोल रहा हूँ सुनकर लिखते जाना, जिसको नहीं आता होगा तो बहुत अच्छे से नोट बना लेना भाई, है ना। अभी अपने पास बहुत समय है, लॉकडाउन होके आपकी तैयारी के समय को बढ़ा दिया है। एकदम पॉजिटिव बने रहिए आप, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यह लॉकडाउन ने क्या किया है कि 1 साल के समय को 1.5 साल कर दिया है। अभी 2-4 दिन में एग्ज़ाम होने वाले होते, है ना, और अपने को 2-4 महीने और मिलेंगे। तो अपन खूब मस्ती में और अच्छे से पढ़ें, और जितना टाइम अपने को मिलेगा ना अपन सारी चीज़ों को उतने ही समय में एडजस्ट करेंगे। और मैं बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ों को रिवाइज कराऊंगा। आज जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी कम अटेंडेंस है तुम लोगों की, मात्र 23 बच्चे हैं। तो बहुत सारे तो सो गए होंगे बेटा, है ना। 10 बज रही है, सबसे ज़्यादा फुर्सत में टीचर होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो 23 बच्चे हो 100-200 में, आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं उन सबसे बोलो, है ना, कि बेटा फटाफट लॉगिन करो और सुनना शुरू करो, है ना। इसी के लिए 2-4 हज़ार रुपया फिर कोई मांग लेगा तेरे से तो तेरे को लगेगा बहुत सही पढ़ा रहा है। इसलिए थोड़ा सा ये 23-22 का अटेंडेंस आप खुद ही समझो यार, है ना। एक भी क्लास का अटेंडेंस नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन सबको, बहुत सारे लोग होंगे देखो बेटा, उनमें उनके ऐप डाउनलोड नहीं हो रहे होंगे या कोई भी इस तरह की चीज़, तो आप उनकी मदद करो। जो तुम्हारे दोस्त हैं उसको फ़ोन करो, थोड़ा मदद करो, बताओ, है ना।
और ज़्यादा दिक्कत हो तो फिर अनुराग सर वगैरह से बात करवाओ उसकी, और आप अच्छे से क्लास अटेंड करो, और हम उम्मीद करेंगे कि अगले क्लास में आप कम से कम 100-200 हो गए, है ना। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता के बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो जो विलयन की सांद्रता होती है ना, इसमें हर समय विलय की मात्रा को, विलय की मात्रा बेसिकली वह आपेक्षिक मात्रा होती है, विलय की आपेक्षिक मात्रा को विलयन के रिस्पेक्ट में या विलयन के तुलना में या विलायक की तुलना में बोलते हैं। तो देखो जो विलायक की तुलना में बोलते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। एकमात्र टर्म होता है मूललता, जिसमें हम लोग विलायक की तुलना में निकालते हैं, और अधिक से अधिक जो टर्म होते हैं वह विलयन की तुलना में निकालता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर सांद्रता की परिभाषा की बात करें तो इसको इस तरीके से बोला जाएगा, सुन के लिखो इसको। सॉल्यूट की आपेक्षिक मात्रा या सॉल्यूट की मात्रा, कुछ भी लिख सकते हो, सॉल्यूट की मात्रा प्रति इकाई विलयन में या प्रति इकाई विलयन की मात्रा में सांद्रता कहलाती है, या प्रति इकाई विलायक में भी सांद्रता कहलाती है। हो गया नोट। तो ये आपके परिभाषा हो गए सांद्रता की। अब हम बात करते हैं कि सांद्रता हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। हो गया क्या भाई नोट? सांद्रता की परिभाषा नोट हो गया। जिसके पास लिखे हुए अपने नोट को पढ़ना, जिसके पास नहीं लिखे हुए हैं निश्चित रूप से सुनकर लिखते चलो, ठीक है। अब देखो, और वैसे भी आप सुनकर लिखने की आदत डालो, बेस्ट आदत होता है। मैं क्लास में भी आप लोगों को बोलता रहता था कि यार अगर तुम्हें आता भी है तो भी लिखो, इसलिए कॉपी कलम निकाल कर पर्सनली बैठोगे, उस मूड में बैठो कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, फिर आपको मज़ा आएगा। आप सोचोगे ऐसे ही बस टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं चल रहा है। आप अच्छे से लिखते चलो, है ना। और कोई भी दिक्कत हो तभी आप लिखा हुआ रहेगा ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपके क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ना। तो उस तरीके से आप पूछ भी पाओगे। तो अब हम लोग विलयन की सांद्रता कितने प्रकार से निकालते हैं उसकी बात कर लेते हैं। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लगभग मोल। मोल में भी यह टॉपिक आपको दिखेगा, मोल कंसेप्ट में भी यह टॉपिक होता है। वहाँ पर आप लास्ट में देखोगे लिमिटिंग रिएजेंट के आसपास मोल कंसेप्ट विलयन के टर्म में इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन करके टॉपिक बताया जाता है। तो विलयन वाले देखो, मोल वाले वहाँ पे विलयन बता देते हैं, अब मैं यहाँ पे आपको मोल बता रहा हूँ, है ना। एक बार आप इन सारे टर्म को समझ लो, जैसे ही मोल का एप्लीकेशन आएगा जिस सांद्रता में, तो मैं वहाँ आपको मोल बहुत डिटेल्स में बता दूंगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सांद्रता को कितने तरीके से निकाला जाता है, तो बेटा देखो सांद्रता जो होता है ना, इसको निकालने के दो तीन टाइप के तरीके हैं, लेकिन जो अलग अलग नाम होते हैं बहुत ढेर सारे होते हैं। तो जैसे देखो इसमें एक होता है प्रतिशत सांद्रता, है ना, प्रतिशत सांद्रता, इसको हम लोग PPH बोलते हैं, या इस तरीके से डिनोट करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन। ये सांद्रता जो है ना, इसी को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो एक तो आपका हो गया प्रतिशत कंसंट्रेशन, है ना, प्रतिशत कंसंट्रेशन, और दूसरा हो गया आपका PPM, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। थोड़ा रिवाइज कर लो और याद रखा करो, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, है ना। और दूसरा होता है PPB। तो जो PPB होता है ना, यह होता है पार्ट्स पर बिलियन। अब बिलियन होता है 10 की पावर 9, ऊपर 6 और नीचे 9, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट टर्म की बात करें, एक होता है मोल फ्रैक्शन,
है ना, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूल भिन्नांक। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल भिन्नांक, और इसको x से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं अपन x से। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और जो नेक्स्ट इसका टाइप है वह है मोलरता, और इसका नेक्स्ट है मोलरता। देखो, इन सब चीज़ों को आप अपने नोट वगैरह से भी थोड़ा पढ़ो, परिभाषा फार्मूला जो भी है ना पढ़ो, इसको अपन शॉर्ट में करेंगे और उसी के जगह पे अपन अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यह जो क्लास है ना अपने रिवीजन क्लास है, याद रहे आप सबको, है ना, रिवीजन क्लास है, इसलिए अपन ज़्यादा जो समय देंगे वह प्रश्न बनाने में देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मोलरता को अपन कैपिटल M से डिनोट करते हैं, मोलरता को स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक होता है नॉर्मलता। देखो, रिवीजन में सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे, रेडॉक्स वगैरह भी यहीं पे अपन पढ़ लेंगे, है ना। तो नॉर्मलता, और एक होता भाई साहब फॉर्मलता, एक होता है फॉर्मलता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अपन अगर नेक्स्ट क्लास में अपन करें तो बेहतर रहेगा। क्या कहते हो आप लोग, बताओ, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करें या आज ही करें, बताओ यार। आप लोग अब खाना वगैरह भी खा लो थोड़ा, है ना, अच्छी नींद भी लो लॉकडाउन का, है ना। तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं, और तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं सबको यार मैसेज करो, बुलाओ, ज्वाइन कराओ, है ना। और यह फिक्स क्लास है, चलती रहेगी आपकी। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, है ना यार, आज तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जितने आप लोग ग्रुप में ऐड हो वो सब भी नहीं कर रहे हो क्लास। आखिर बात क्या है आप लोगों की, बताओ यार, क्या बात है आप लोगों की। आप लोग फोन से तो बात कर रहे हो ना सब एक दूसरे से।